वेलकम साथियों, आपका स्वागत है नए प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिहर सिविल स्टडी पॉइंट पर। और यदि दोस्तों आप आरएएस, पटवारी, ग्राम सेवक, एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम जो राजस्थान के अंदर लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम के प्रारूप के रूप के लिए इस चैनल पर आपको एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो आपको कई चैनलों से बेहतर मिलेगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे परिवार के साथ कुछ नए सदस्य भी जुड़ सके और इस चैनल पे आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, पिछली क्लासों के अंदर भी हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी संविधान सभा किस रूप में बनी थी और कैसे बनी थी, किन परिस्थितियों से बनी थी, क्या संविधान सभा के अंदर प्रारूप था, संविधान सभा ने क्या क्या काम किए थे और किस तरह संविधान सभा का रूप था और कौन से सदस्य थे संविधान सभा के अंदर जिसने क्या कार्य किया था। तो हम उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और मैं क्लास छोटी से छोटी रखने की कोशिश करता हूं और उसमें आपको बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करता हूं ताकि आप कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिले जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। इसी के साथ दोस्तों हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और वनडे एग्जाम्स के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था से बहुत ज़्यादा और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनकी हम चर्चा भी पिछले क्लासों में कर चुके हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और हमारी क्लास को देखें। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको कुछ फैक्ट बताए थे, तो एक बार फैक्ट पढ़ने से याद नहीं रहते, तो इसीलिए मैंने वो फैक्ट क्या करता हूँ, मैं रिवाइज कर देता हूँ दूसरे दिन आपको, ताकि वो फैक्ट थोड़े बहुत आपके माइंड में हो तो वो थोड़े बहुत और सही रहे, ताकि आपको याद रहने की सिस्टम बना रहे, जिससे आप थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद रहेंगे, जिससे हमारी सहायता हो जाती है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कुछ फैक्ट देता रहता हूँ रेगुलर। इसी के साथ पिछले क्लास से कुछ फैक्ट थे दोस्तों, जैसे राष्ट्र ध्वज तिरंगा हमारी संविधान सभा ने कब अपनाया था दोस्तों। वो अपनाया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद था दोस्तों राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान क्या है दोस्तों, जन गण मन। और ये किसने लिखा था दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और इसे हमारी संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रगीत, जो राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है, वंदे मातरम। और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और इसे भी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। और उसके बाद दोस्तों हमारा राष्ट्र चिन्ह, जो राष्ट्र चिन्ह क्या है हमारा, अशोक स्तंभ। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, उसकी शीर्ष की अनुकृति 4 शेरों वाली आकृति, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। उसे 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। और उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग, हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है दोस्तों, शक संवत, जिसे 22 मार्च 1957 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ये दोस्तों फैक्ट थे जो याद रखने जरूरी है हमें। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ फैक्ट और भी बताए थे आपको, जैसे संविधान सभा के द्वारा हाथी को क्या किया गया था, स्टैंप के रूप में इस्तेमाल किया गया। हाथी का प्रतीक, हाथी को नहीं दोस्तों, हाथी का प्रतीक था, उसे स्टैंप के रूप में यूज में लिया गया था। हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों, सर बी एन राव, बेनेगल राव, सर बी एन राव। उसके बाद संविधान सभा के सचिव HVR
अयंगर। सचिव कौन थे? HVR अयंगर। और हमारे संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? LN मुखर्जी दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों मैंने आपको कुछ बताया था कि संविधान को लिखा किसने था? अपने हाथों से लिखा था संविधान को, इंग्लिश के अंदर लिखा था किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और कौन सी शैली के अंदर? इटैलिक शैली के अंदर हाथ से लिखा था। और उसी संविधान की मूल प्रतिरूप को हिंदी में किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया था इसे हिंदी के अंदर। और इंग्लिश और हिंदी जो दोनों लिखे गए थे उन्हें सजाने का काम किसने किया था? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। और इन्होंने सजाया था, सजाने का मतलब उसके अंदर कुछ डायग्राम वगैरह बनाए थे या उसके फूल पत्तियां वगैरह जो भी थी उसके चारों तरफ बनाया था, उसका फ्रंट पेज और जो अंदर संविधान लिखा गया था उन अनुच्छेदों के आर पार जो भी उन्होंने डायग्राम्स वगैरह बनाए थे उसको सुंदर दिखने के लिए, तो वो शांति निकेतन से आए हुए कलाकार नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा थे, उन्होंने ये कार्य किया था दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ फैक्ट थे जो जिनकी बात हम पीछे क्लास में कर चुके थे। आज दोस्तों हम आगे चलते हैं और अपनी क्लास को देखते हैं। संविधान सभा के अंदर निम्न महिलाएं थी, इनके नाम आप जरूर याद रखें। कौन कौन सी महिलाएं थी संविधान सभा के अंदर? लगभग 15 महिलाएं थी संविधान सभा के अंदर, जिनमें विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। इनमें से दोस्तों आपने पास है 7 नाम तो आपने जरूर कहीं ना कहीं सुन रखे होंगे, उसके अलावा कुछ नाम नए भी आपने सुने होंगे। तो ये महिलाएं थी हमारी संविधान सभा के अंदर, जो प्रांतों से चुनकर आई थी उनके अंदर ये महिलाएं भी शामिल थी इतनी दोस्तों। तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारी संविधान सभा अकेली पुरुषों की थी, उसमें लगभग आप देख रहे हो 15 महिलाएं भी थी उस टाइम। तो उस टाइम की एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए और उस टाइम जो हमारा इंडिया का प्रारूप रूप देखें, इंडिया के हालात देखें, तो उसके हिसाब से महिलाओं का समर्थन संविधान सभा में इतना बहुत ज्यादा था। मैं मानता हूं कि इतना बहुत था कि इतनी महिलाएं भी उस समय थी हमारी संविधान सभा के अंदर, नहीं तो हालात कुछ और होने थे, पर इतनी महिलाएं थी तो ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। और इन 15 महिलाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, आपसे पूछ लिए जाएंगे कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम्स में, इनमें से कौन थी कौन नहीं थी, कुछ क्वेश्चन बना करके, तो आपको ध्यान रहना चाहिए इन नाम्स के बारे में, तो आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद चलते हैं आगे दोस्तों। संविधान सभा में प्रांतों से सदस्यों की संख्या, हमारे कुल प्रांत से सदस्य कितने थे? 229 सदस्य थे दोस्तों। तो उसमें से प्रांतों से सदस्य थे, जैसे अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम्स हुआ था पीछे, तो इसके अंदर जीके के अंदर आपसे पूछे गए थे कितने सदस्य किस प्रांत थे, या कौन सी असेंबली से कितने सदस्य थे, किस समुदाय से कितने सदस्य थे। तो आपको ये सदस्य ध्यान रखने होंगे जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इन आंकड़ों के आधार पे 4 से 5 क्वेश्चन थे उसके एग्जाम्स के अंदर। उस एग्जाम के अंदर एक पेपर के अंदर पॉलिटी से आंकड़े पूछे गए थे 4 से 5 पेपर क्वेश्चनों के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखनी जरूरी है। जैसे मद्रास से 49 सदस्य थे, बम्बई से 21, पश्चिम बंगाल से 19, संयुक्त प्रांत जिसे आजकल हम यूपी वगैरह का प्रांत कहते हैं, उत्तर प्रदेश, वहां से 55, पूर्वी पंजाब 12, बिहार से 36, मध्य प्रांत बरार जो हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसे 17, असम से 8, उड़ीसा से 9, दिल्ली से 1, अजमेर मेरवाड़ा 1, कुर्ग 1, बंबई महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र था, वहां से 21 सदस्य थे हमारे। इसी तरह 229 सदस्य हमारे संविधान सभा के अंदर थे। पूर्वी पंजाब का अर्थ हो गया जो हमारा आज का पंजाब है वो, बिहार का अर्थ है झारखंड, और इसके अंदर झारखंड का क्षेत्र भी बिहार के अंदर ही समाहित है। मद्रास हमारा साउथ का लगभग बड़ा क्षेत्र था, मद्रास तमिलनाडु वाला क्षेत्र था जो मद्रास के अंदर आता था। इसी तरह दोस्तों ये हमारे 229 सदस्य इस संविधान सभा में थे दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों संविधान सभा की आलोचना भी होती है।
क्या क्या आलोचनाएं होती है। आलोचना होती है एक तो ये पहला तो ये कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, हमारा जो पश्चिमी देश है, वो इस संविधान की आलोचना करते हैं, और कुछ भारत के भी थे जिस जो महाभारत के समर्थन नहीं थे, तो उन्होंने आलोचना की थी हमारी संविधान सभा की। ये तो है सर हमारी संविधान सभा की आलोचना। और आगे आने वाली क्लास में हम जैसे नेक्स्ट क्लास आई उसके अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों संविधान की विशेषताएं और संविधान की आलोचनाएं। वो संविधान की है और ये संविधान सभा की आलोचनाएं है। तो आप इन्हें जरूर देखें दोस्तों, उनके अंदर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम यूपीएससी या आरएस का रिटर्न एग्जाम से लिखेंगे, उसके अंदर हमें पता होना चाहिए किसने पूछा क्या है, संविधान सभा की पूछी है या संविधान की आलोचना पूछी है। तो इसके बारे में हमें पूरा ध्यान रखना होगा दोस्तों। जैसे इसने संविधान सभा की आलोचना पूछी है, तो पहली आलोचना तो ये है कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि इस प्रतिनिधि निकाय का अर्थ यह है कि इसके अंदर चुनाव हो, चुनकर के लोग नहीं बैठे थे। विश्व मताधिकार पे मतलब अपने जैसे 18 साल की उम्र के बाद कोई व्यक्ति वोट देता है, वोट देने के बाद जैसे हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, वोटों के आधार पे हमारी सीटें चुनी जाती है, सीटों से मुख्यमंत्री जो निकल कर आते हैं, इस तरह हम चुनते हैं उनको। पर उस टाइम ये सिस्टम नहीं था, लोगों ने नहीं चुना था उनको, सीधा ही देखा कि जो प्रांतीय असेंबलियां थी उस उनके अंदर से चुनकर लोग आए थे, प्रांतीय असेंबलियों के अंदर से सीधे सीधे ही। तो इसीलिए कुछ आलोचक कहते हैं कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं था जनता का, भारतीय जनता का प्रतिनिधि निकाय नहीं था, ये सीधे ही असेंबलियों में से चुनकर बड़े लोगों का निकाय बन गया था। एक तो ये आलोचना भी होती है। दूसरा संप्रभुता का अभाव था। संप्रभु का अर्थ है स्वतंत्रता का, क्योंकि हमारी संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश सरकार के जो प्रस्ताव आए थे, ब्रिटिश सरकार के जो प्रस्ताव आए थे उनके आधार पर हुआ था। इसलिए कुछ लोग इन्हें कहते हैं कि इसमें संप्रभुता नहीं थी इस संविधान सभा के अंदर। जैसे पहला हो गया प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव नहीं हुए थे, वयस्क मताधिकार नहीं हुए थे। दूसरी संप्रभुता का अभाव था इसके अंदर, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर बनी थी दोस्तों। और तीसरा है इसके अंदर समय की बर्बादी। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि हमारे संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, तो लोग कहते हैं ये बहुत लंबा समय था, इतना लंबा समय नहीं लगना था, चाहिए था इसे बनाने के अंदर, क्योंकि अमेरिका का संविधान लगभग 4 महीने में पूरा हो गया था बन करके। तो इसीलिए निजामुद्दीन अहमद नामक व्यक्ति है, उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा है। निजामुद्दीन अहमद ने अपवहन समिति किससे कहा है, तो संविधान सभा को कहा है। ये हमें ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि ये कथन के रूप में देकर के हमें पूछ ली जाएगी कहीं ना कहीं, तो हम इसे ध्यान रखें। उसके बाद कांग्रेस का प्रभुत्व, इसके अंदर क्योंकि 229 सदस्यों में से लगभग बड़ी संख्या 208 के लमसम तो कांग्रेस के सदस्य थे इसके अंदर। तो लोग कहते हैं कि इसके अंदर कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी इसके अंदर, क्योंकि उस टाइम पार्टी देखे तो थी कांग्रेस, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अलग होकर के पाकिस्तान के अंदर चली गई थी, तो इसलिए एक पार्टी बचती है पीछे कांग्रेस, और वही थी सबसे बड़ी पार्टी, तो होनी तो देखे तो वही पार्टी आनी थी। तो यही कहते हैं लोग कि कांग्रेस का प्रभुत्व था ये, एक कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान सभा का निर्माण किया था। तो इसीलिए ग्रेनविल ओस्टिन का एक बहुत बड़ा कथन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है पहले भी, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय थी, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये कथन किसका है, ग्रेनविले ओस्टिन का। ये 2-3 बार वनडे एग्जाम्स में भी और थोड़े लेवल के एग्जाम पीसीएस वगैरह, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस के अंदर ये कथन पूछ लिया गया है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। ये कथन किसका है, ग्रेनविल ओस्टिन का है। और इसके अंदर वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, क्योंकि दोस्तों जिस समय हमारी संविधान सभा बनी थी उसके अंदर जो सदस्य चुन बैठे थे वो लगभग सभी के सभी वकील ही थे, क्योंकि वो टाइम था, उस टाइम वकालत का क्रेज था, हर व्यक्ति एलएलबी करना चाहता था। हमारे अंबेडकर थे, बीएन राव थे, महात्मा गांधी जी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, या बहुत बड़े बड़े जो भी नेता थे लगभग सारे ही वकालत किए हुए थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने सभी ने वकालत की पढ़ाई की हुई थी। तो ये वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व तो होना ही था, क्योंकि इस टाइम ये एक ही डिग्री थी जो सभी करना चाहते थे। जैसा कि आज है, तो हम आज देखते हैं कि साइंस का बहुत बड़ा क्रेज है, तो हर कोई बीटेक वगैरह ये डिग्रियां कर रहा है, क्योंकि उस टाइम क्रेज इस चीज़ का था, तो उसी चीज़ के अंदर लोग सबसे ज़्यादा
चले जा रहे थे। तो स्वाभाविक ही है कि उस टाइम पढ़े लिखे होंगे, उनकी एलएलबी तो कंप्लीट की हुई होगी। जैसे आजकल बीएड हर कोई कर लेता है, तो उसी तरह उस टाइम एलएलबी हर कोई कर लेता था। और उसके बाद एक फैक्ट ये भी है कि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था, क्योंकि हिंदू थे सबसे ज़्यादा। तो इसके अंदर हमारी उस टाइम जनसंख्या के अंदर सबसे ज़्यादा, हमारे जो आज का भारत का प्रारूप है उसके अंदर हिंदू ही सबसे ज़्यादा थे जनसंख्या के अंदर। तो उसी टाइम स्वाभाविक सी बात थी कि हिंदू तो सबसे ज़्यादा होने ही थे संविधान सभा के अंदर। और इसी के रूप में एक कथन भी है, भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है संविधान सभा। ये कथन था विंस्टन चर्चिल का। और हिंदुओं का निकाय है संविधान सभा को, हिंदुओं का निकाय किसने कहा है? लॉर्ड विस्काउंट ने। हमने 3 कथन पढ़ लिए हैं दोस्तों। एक ग्रेनवेल ऑस्टिन का, जिन्होंने कहा है संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। दूसरा, संविधान सभा का हिंदुओं का निकाय है, किसने कहा है? लॉर्ड विस्काउंट ने। और तीसरा, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, ये विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, तो उन्होंने ये बात कही थी। तो इसी तरह संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं हैं जो आपको यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है क्या क्या आलोचनाएं थी और इनके पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है। तो मैंने ये थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश की है, जिसके आधार पर आप अपनी समझ को और विकसित कर सके। हम आने वाले नेक्स्ट क्लासेस के अंदर संविधान सभा की आलोचना और उस संविधान की आलोचना और संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों थोड़ी छोटी रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे परिवार की संख्या बल थोड़ा और बढ़ सके। और इसी के साथ दोस्तों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।